नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे हिस्से में गहराई से उतर रहे हैं जो अक्सर मुख्य धारा की चर्चा से थोड़ा हटकर रहता है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए खासकर इतिहास और राजनीति के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, और खास तौर पर मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक काल की राजनीति की। हमारे पास है इग्नू का स्टडी मटेरियल यूनिट 13 पॉलिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सही। और ये सिर्फ कुछ राज्यों का इतिहास नहीं है, ये साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी है, संस्कृतियों के टकराव और मेल मिलाप की कहानी है। और हाँ, बाहरी शक्तियों जैसे मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के साथ इनके जो जटिल रिश्ते थे उनकी भी कहानी है। बिल्कुल, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें लगभग 1300 से 1800 सीई के बीच असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में जो शक्तिशाली राज्य उभरे, जैसे कामता, कछारी, चुटिया, अहोम, उनके राजनीतिक ताने बाने को समझने में मदद करेगा। तो इस सत्र के बाद श्रोताओं को क्या फायदा होगा, मतलब वो क्या समझ पाएंगे? देखिए, वो ये समझ पाएंगे कि इन राज्यों ने अपनी पहचान कैसे बनाई, कैसे उन्होंने बंगाल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और विशाल मुगल साम्राज्य जैसी बाहरी ताकतों का सामना किया, और ये भी कि कैसे हिंदू धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म के आने से इन जनजातीय राज्यों की राजनीति और समाज पर गहरा असर पड़ा। अच्छा, तो उम्मीद है कि इस सत्र के अंत तक पूर्वोत्तर भारत के इतिहास पर एक मजबूत पकड़ बन जाएगी, जो यूपीएससी के सवालों का सही जवाब देने और एक गहरी समझ विकसित करने में काफी मददगार साबित होगी। यही कोशिश रहेगी, और हम इस यूनिट के हर सेक्शन को बिल्कुल शुरू से आखिर तक लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई समरी नहीं, सिर्फ गहरी समझ। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत कहाँ से करें? यूनिट 13.0 यानी उद्देश्यों से। हाँ, बिल्कुल। यूनिट का उद्देश्य साफ है। लगभग 1300 से 1800 सीई के दौरान इस क्षेत्र के क्षेत्रीय राजनीति को समझना, पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों जैसे मुगल, बंगाल सल्तनत, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व में अराकान के साथ उनके संबंधों को जानना, और इस क्षेत्र में हिंदू, इस्लाम और बौद्ध धर्म के आगमन और उनके प्रभाव का विश्लेषण करना है। ठीक है, तो अब आते हैं 13.1 यानी परिचय पर। यहाँ प्राचीन कामरूप का जिक्र है। हाँ, प्राचीन भारत में कामरूप एक महत्वपूर्ण राज्य था। गुप्त साम्राज्य के समय में एक सामंती राज्य भी रहा। आज के असम और आसपास के कुछ इलाके इसमें शामिल थे। और यहाँ कई राजवंशों ने राज किया है ना? वर्मन, म्लच, पाल। बिल्कुल। वर्मन वंश लगभग 350 से 650 सीई, फिर मेल्च वंश करीब 655 से 900 सीई, और फिर पाल वंश लगभग 900 से 1100 सीई तक। ये नाम और उनका समय याद रखना जरूरी है। वर्मन, म्लेच्छ और पाल। और फिर कामरूप का पतन शुरू हुआ। बंगाल के पालों ने कुछ हिस्सा कब्जा लिया। हाँ, बंगाल के पाल शासक रामपाल ने लगभग 1100 सीई में कामरूप के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और बाद में बख्तियार खिलजी के साथ भी उनका संघर्ष हुआ। धीरे धीरे कामरूप कमजोर होता गया, और इसी खालीपन में नए राज्य उभरे। कामता, चुतिया, कछारी, अहोम। एग्जैक्टली। कामरूप के पतन के बाद यही मुख्य राज्य थे जो उभरकर सामने आए। कामता, चुतिया, कछारी और अहोम, इनके नाम बिल्कुल साफ तौर पर याद रखने चाहिए। और इसी दौरान सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा में भी कुछ हलचल हो रही थी। हाँ, सिक्किम में 17वीं सदी में एक बौद्ध राज्य का उदय हुआ, जिसका संबंध तिब्बत की उथल-पुथल से था। मणिपुर में मैती शासकों ने वैष्णव धर्म अपनाया, ये एक बड़ा बदलाव था। और त्रिपुरा में माणिक्य राजवंश लगभग 1400 सीई स्थापित हुआ, जिनका बंगाल सल्तनत और बाद में मुगलों से लगातार संघर्ष चला। मतलब एक तरफ ये राज्य बन रहे थे, अपनी पहचान बना रहे थे, और दूसरी तरफ बाहरी आक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा था, खासकर मुगलों का। बिल्कुल, मुगल विस्तारवाद का खतरा लगातार बना हुआ था। अहोम मुगल संघर्ष तो खैर बहुत लंबा और महत्वपूर्ण है ही। कुछ छोटे राज्य मुगलों के सहायक राज्य भी बन गए थे। लेकिन क्या मुगलों का प्रभाव सिर्फ नकारात्मक ही था? नहीं, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। मुगलों ने इस क्षेत्र में कुछ सकारात्मक भूमिका भी निभाई। जैसे उन्होंने अराकानी और पुर्तगाली समुद्री डाकुओं का दमन किया, जो बंगाल के तट पर लूटपाट करते थे। इससे व्यापार थोड़ा सुगम हुआ। तो एक तरह का द्वंद्व था उनके प्रभाव में। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब जरा असम पर विस्तार से बात करते हैं।
सेक्शन 13.2 असम का पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर भी था, है ना? हाँ, कालिका पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में प्रागज्योतिषपुर का उल्लेख मिलता है। भास्कर वर्मन जैसे शासकों ने तो अपना वंश नरकासुर से जोड़ा था, अपनी वैधता बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो असम के अंदर जो राज्य बने उनमें सबसे पहले कामता राज्य 13.2.1 की बात करते हैं। कामता राज्य 13वीं सदी में पश्चिमी असम में उभरा। इसके संस्थापक पृथु माने जाते हैं, लगभग 1200 से 1228 एडी के बीच। बाद में खेन राजवंश आया। नीलध्वज लगभग 1440-60 एडी इसके प्रमुख शासक थे। खेनों की उत्पत्ति को लेकर कुछ विवाद भी है। हाँ, कुछ विद्वान जैसे मजूमदार और सरकार मानते हैं कि वे भूटान से आए थे, जबकि राजमोहन दास जैसे इतिहासकार उन्हें सेना वंश से जोड़ते हैं। तो इस पर अलग अलग मत हैं। और इनका बंगाल सल्तनत से संघर्ष हुआ। बिल्कुल। बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बारबक शाह के कमांडर इस्माइल ने हमला किया पर असफल रहा। लेकिन बाद में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1498 में कामता पर कब्जा कर लिया और राजा नीलंबर को बंदी बना लिया। तो कामता का अंत हो गया। हाँ, सल्तनत का कब्जा ज्यादा दिन नहीं टिका। 1505 के आसपास स्थानीय जमींदारों, जिन्हें भूयान कहते थे, उन्होंने नियंत्रण हासिल कर लिया और फिर बाद में यहीं पर कोच शासक बिस्वा सिंह ने कोच राज्य की नींव रखी। तो ये एक के बाद एक घटनाएं हुई। ठीक है, अब आते हैं कछारी राज्य 13.2.2 पर। कचारी राज्य का जिक्र 9वीं सदी से मिलता है, लेकिन 13वीं सदी में इनका विस्तार हुआ। ये ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे धनसिरी घाटी और आज के डिमा हसाओ क्षेत्र में फैले हुए थे। इनका अहोमों से काफी संघर्ष चला है ना? हाँ, बहुत लंबा संघर्ष चला। पहली लड़ाई 1419 में हुई, जिसमें अहोम हार गए और संधि करनी पड़ी। लेकिन 1531 में अहोमों ने जोरदार वापसी की, कचारी राजधानी दिमापुर पर कब्जा कर लिया और उनके शासक को मार दिया। ये तारीखें और नतीजे महत्वपूर्ण हैं। 1419 में अहोम हारे, 1531 में जीते और दिमापुर पर कब्जा किया। तो कछारियों को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी और हिंदू धर्म का प्रभाव भी बढ़ा। हाँ, उन्हें अपनी राजधानी मायबांग ले जानी पड़ी और यहीं पर हिंदूकरण की प्रक्रिया तेज हुई। पहले वो अपनी युद्ध देवी खेचाई खायत की पूजा करते थे, बाद में हिंदू देवी रणचंडी की पूजा करने लगे। अपने शाही वंश को महाभारत के घटोत्कच और हिडिंबा से जोड़ने लगे। ये सब राजनीतिक वैधता हासिल करने और अपनी पहचान को मजबूत करने के तरीके थे। दिलचस्प है कि कैसे धर्म और राजनीति जुड़ जाते हैं। अब चुतिया राज्य के बारे में बात करते हैं। चुतिया राज्य 14वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। आज के लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया जैसे इलाकों में इनकी राजधानी सादिया थी, इसलिए इसे सादिया राज्य भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस पर भी अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ मानते हैं कि ये कछारियों की ही एक शाखा थे, कुछ कहते हैं तिब्बत या चीन से आए थे, कुछ इन्हें इंडो चीनी जाति का मानते हैं। पौराणिक कथाएं तो हैं, लेकिन ठोस अभिलेखीय सबूत कम है। हाँ, 14वीं-15वीं सदी के कुछ संस्कृतकृत शासकों का उल्लेख जरूर मिलता है। इनका भी अहोमों से संघर्ष हुआ? हाँ, इनका संघर्ष भी काफी लंबा चला। कहते हैं सुकाफा, अहोम राज्य के संस्थापक, 1228 से 68 सीई के मृत्यु के लगभग 100 साल बाद सुतूफा 1369 से 76 सीई के शासनकाल में यह संघर्ष शुरू हुआ और चलता रहा। और अंत में अहोम जीत गए? हाँ, अहोम राजा सुहुमुमुंग, नाम याद रखिए, सुहुमुमुंग, 1497 से 1539 सीई ने 1523 में चुतिया राज्य को पूरी तरह से अपने राज्य में मिला लिया। 1523 में। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली राज्य पर, अहोम राज्य 13.2.4। इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? माना जाता है कि अहोम चीन ताई भाषाई परिवार से थे और पटकाई पर्वतमाला पार करके ऊपरी बर्मा या यूनान से असम आए थे। जब वो आए तब असम की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? उस समय असम मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी काफी विखंडित थी। कई छोटे छोटे जनजातीय और गैर जनजातीय राज्य थे और एक महत्वपूर्ण वर्ग था भूमिया या भौमिक। ये सशस्त्र जमींदार या मध्यस्थ थे। तो अहोमों ने इन भूमियाओं और छोटे राज्यों का क्या किया? यही उनकी सफलता का एक राज था। उन्होंने धीरे धीरे इन भूमियों को अपने प्रशासन में शामिल कर लिया, छोटे अधिकारी बना दिया और जो छोटे राज्य थे उन्हें या तो सीधे अपने अधीन कर लिया या अप्रत्यक्ष रूप से। कछारी राज्य को भी उन्होंने काफी हद तक समेट दिया था। भूमियाओं की क्या भूमिका थी अहोम राज्य के विस्तार में? भूमियां काफी महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने पश्चिमी विस्तार में मदद की, नई जमीनों पर खेती शुरू करवाई, सिंचाई के साधन विकसित किए और राज्य की रक्षा में भी योगदान दिया। अहोम राज्य का पतन कैसे हुआ? इनका पतन काफी बाद में हुआ। बर्मा के कोनोबोंग राजवंश, जो 1752 में उभरा था, उन्होंने 1820 के दशक में असम पर हमला किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। इसी के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका संघर्ष हुआ, पहला आंग्ल बर्मी युद्ध। और युद्ध के बाद हुई यंडाबो की संधि 1826 में। याद रखिए, यंडाबो की संधि 1826। इसी के तहत कंपनी ने असम पर कब्जा कर लिया। ये तो पतन की बात हुई, लेकिन उनके उत्कर्ष के दौरान बंगाल और दिल्ली के सुल्तानों से भी उनके संघर्ष हुए। हाँ बिल्कुल, शुरुआत तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी के असफल तिब्बत अभियान से ही हो गई थी। लौटते वक्त कामरूप के शासक ने उसे बहुत परेशान किया और उसकी हार हुई। और दिल्ली सल्तनत ने भी कोशिश की। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1332-33 CE में कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बंगाल के सिकंदर शाह ने भी 1356 में हमला किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1498 में कामता के राजा नीलंबर को हराया, जैसा हमने पहले बात की। मतलब बंगाल सल्तनत का प्रभाव हाजों तक पहुंच गया था। कुछ समय के लिए हाँ, 1502 तक वो हाजों तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भूमियों ने हरूप नारायण के नेतृत्व में उन्हें खदेड़ दिया। तुर्बक का आक्रमण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, गौर के कमांडर तुर्बक का हमला 1532-35 काफी जोरदार था, लेकिन अहोमों ने उसे हरा दिया। इस जीत के बाद अहोमों का प्रभाव कोच बिहार और गौर तक बढ़ गया। एडवर्ड गेट जैसे इतिहासकार मानते हैं कि इसी लड़ाई में अहोमों ने शायद पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है। पहली बार बारूद का प्रयोग 1532-35 में। और कला पहाड़ का जिक्र भी आता है। हाँ, कला पहाड़, जो बंगाल के सुलेमान करानी का कमांडर था, उसने भी हमला किया और कामाख्या और हाजो जैसे मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसे पोरा सुल्तान यानी मूर्ति भंजक, आइकनोक्लास्ट भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर सल्तनत काल में हमले तो हुए, पर कोई स्थायी कब्जा नहीं कर पाया। सही कहा, कोशिशें बहुत हुई, लेकिन वे असम पर स्थायी रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मुगल अहोम प्रतिद्वंदिता और कोच बिहार की भूमिका। हाँ, ये कहानी कोच राज्य के बनने से शुरू होती है। 5वीं सदी के अंत में कोच और मेच जनजातियों ने मिलकर राज्य बनाना शुरू किया। हरिया मंडल उनके नेता थे। 16वीं सदी की शुरुआत में बिस्सू, जिन्होंने बाद में बिस्वा सिंह नाम अपनाया, उन्होंने कोच राज्य को स्थापित किया। राल्फ फिच ने भी इस इलाके का दौरा किया था। हाँ, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच 1583 में यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के व्यापारिक संबंधों का जिक्र किया है, जो तिब्बत और चीन तक जाते थे। फिर कोच राज्य का विभाजन हो गया। हाँ, कोच राज्य 3 हिस्सों में बंट गया, कोच बिहार, कोच हाजो और खासपुर। और यहीं से मुगलों का दखल शुरू हुआ। बिल्कुल, कोच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और वहां मुगल राजस्व प्रशासन लागू हो गया। फिर लक्ष्मी नारायण की मदद से ही मुगलों ने 1612 में कोच हाजो पर भी कब्जा कर लिया। वहां के शासक परीक्षित नारायण हार गए। परीक्षित के भाई बली नारायण ने अहोम राज्य में शरण ली। तो मुगल अब अहोम राज्य की सीमा तक पहुंच गए। हाँ, मुगल बरंदी नदी तक पहुंच गए और उन्होंने वहां के 12 भूमियों 12 जमींदारों को भी हटा दिया। फिर संघर्ष कैसे शुरू हुआ? एक कारण था अवैध मुगल व्यापार। रतन शाह नाम का एक व्यापारी था जो अगरू लकड़ी का अवैध व्यापार कर रहा था। इससे तनाव बढ़ा और पहली सीधी लड़ाई समधारा में हुई। हाँ, समधारा की लड़ाई, बैटल ऑफ समधारा 1616। ये मुगलों और अहोमों के बीच पहली सीधी और बड़ी लड़ाई थी। इसमें अहोमों की जीत हुई और उन्होंने बली नारायण को अपना सहायक शासक बना दिया। भौमोरागुरी में एक शिलालेख भी है जिसमें राजा प्रताप सिंह की इस जीत का उल्लेख है। याद रखिए, पहली लड़ाई समधारा 1616, अहोमों की जीत। इसके बाद औरंगजेब के समय में मीर जुमला का बड़ा हमला हुआ। हाँ, औरंगजेब विस्तारवादी था। उसने अपने बंगाल के गवर्नर मीर जुमला को 1661-63 में असम अभियान पर भेजा। मीर जुमला ने पहले कोच बिहार में विद्रोह दबाया और फिर आगे बढ़कर अहोम राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। मीर जुमला के साथ कोई इतिहासकार भी था? हाँ, शिहाबुद्दीन तालिश। उसने इस पूरे अभियान का आंखों देखा हाल लिखा है। किताब का नाम है तारीख असम या फतेह इब्रिया।
इसमें उसने अहोमों की नौसेना का भी जिक्र किया है। उनकी खास नावें थीं कोसाह और बाछरी। ये प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मीर जुमला का कब्जा टिका नहीं। नहीं, अहोमों ने जल्दी ही अपने इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। औरंगजेब ने फिर आमेर के राजा राम सिंह प्रथम कछवाहा राजा को 1669 में भेजा। और यहीं पर लचित बोरफुकन का नाम आता है। बिल्कुल, लचित बोरफुकान अहोम सेनापति थे और कमाल के रणनीतिकार थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। और फिर हुई सरायघाट की मशहूर लड़ाई। हाँ, सरायघाट की लड़ाई 1671 में। ये मुख्य रूप से एक नौसैनिक युद्ध था जो ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया। अहोमों ने अपनी बेहतरीन कूटनीति, गुरिल्ला रणनीति और सैन्य खुफिया जानकारी के दम पर मुगलों को करारी शिकस्त दी। लचित बोरफुकन का नेतृत्व इसमें निर्णायक था। क्या इसके बाद लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, संघर्ष चलता रहा। मुगलों ने कुछ समय के लिए गुवाहाटी पर फिर कब्जा कर लिया था, लेकिन अंतिम और निर्णायक लड़ाई हुई इटाखुली में। इटाखुली की लड़ाई? हाँ, 1682 में। ये अहोम मुगल संघर्ष की अंतिम बड़ी लड़ाई थी। इसमें अहोमों ने गुवाहाटी पर स्थायी रूप से कब्जा कर लिया और मुगलों को मानस नदी के पश्चिम तक खदेड़ दिया, मतलब कोच बिहार से भी बाहर कर दिया। तो मुगल असम में आखिर असफल क्यों रहे? कई कारण थे। एक तो उन्हें जो भी सफलता मिली वो अस्थायी थी। दूसरे, यहाँ का भूगोल बहुत दुर्गम था, जिससे उनकी सेना को दिक्कत होती थी। तीसरे, अहोमों को स्थानीय जनजातियों का भरपूर समर्थन हासिल था। और मीर जुमला का अभियान तो खैर ब्रह्मपुत्र में आए एक भयंकर तूफान की वजह से भी काफी प्रभावित हुआ था। मीर जुमला के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? शाइस्ता खान? हाँ, शाइस्ता खान। लेकिन उसने अपना ध्यान असम के बजाय दक्षिण बंगाल में सक्रिय अराकानी या माघ समुद्री डाकुओं पर लगाया। ये डाकू कौन थे? ये अराकानी आज के म्यांमार के रखाइन प्रांत से और पुर्तगाली समुद्री लुटेरे थे। इनका आपस में गठजोड़ था। ये बंगाल के तट पर लूटपाट करते थे, लोगों को गुलाम बनाते थे, जिनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC में काफी मांग थी। इनकी खास नावें होती थीं जिन्हें जालिया कहते थे। तो मुगलों ने इन डाकुओं का दमन किया? हाँ, शाइस्ता खान ने इस पर काफी काम किया। उसने पहले कोच बिहार से समझौता किया ताकि उधर से खतरा न रहे। फिर उसने पुर्तगालियों, फिरंगी को अराकानियों से अलग किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मदद नहीं की, लेकिन शाइस्ता खान ने अपनी नौसेना मजबूत की और 1666 में चटगांव पर कब्जा कर लिया, जो इन डाकुओं का बड़ा अड्डा था। इससे बंगाल की खाड़ी में व्यापार काफी हद तक सुरक्षित हो गया। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ? हाँ, धीरे धीरे कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। बंगाल में 1770 का भयानक अकाल पड़ा। फिर भूटानी लोगों ने कोच बिहार में हस्तक्षेप किया, तो वहां के राजा ने कंपनी से मदद मांगी। कंपनी ने मदद तो की, लेकिन बदले में 1773 में कोच बिहार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और जैसा हमने पहले कहा, अहोम राज्य के पतन और यांडाबू की संधि 1826 के बाद असम भी कंपनी के अधीन आ गया। ठीक है, ये असम की कहानी काफी विस्तृत और जटिल थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिक्किम 13.3। हाँ, सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा या रोंग माने जाते हैं, जो शायद असम या म्यांमार से आए थे। यहाँ बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा? कहा जाता है कि 9वीं सदी में गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिम्पोशे भी कहते हैं, यहाँ आए थे। पद्म संभव तिब्बती बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है और वो सिक्किम के संरक्षक संत माने जाते हैं। और नामग्याल राजवंश की स्थापना? 17वीं सदी में तिब्बत से कुछ वंश आकर यहाँ बसे। इन्हीं में से फुनसुक नामग्याल ने 1642 में नामग्याल राजवंश की स्थापना की। यहाँ के शासक चोग्याल कहलाए, जिसका मतलब होता है धर्मराज या बौद्ध पुजारी राजा। इसमें 3 लामाओं की भूमिका भी बताई जाती है। हाँ, कहा जाता है कि तिब्बत से भागकर आए 3 रेड हैट संप्रदाय के लामाओं लाहत्सुन चेम्पो, सेम्पा चेम्पो और रिगजिंग चेम्पो ने फुनसुक नामग्याल का राज्याभिषेक किया था। इन्हीं के प्रभाव से तिब्बती बौद्ध धर्म सिक्किम का राजकीय धर्म बन गया। ये तीनों नाम याद रखने लायक है: लाहत्सुन चेम्पो, सेम्पा चेम्पो, रिगजिंग चेम्पो। सिक्किम के समाज में भूटिया और लिप्चा की स्थिति अलग-अलग थी। हाँ, भूटिया जो तिब्बती मूल के सिक्किमी थे, उनकी सामाजिक स्थिति लेप्चाओं से थोड़ी ऊंची मानी जाती थी। सिक्किम को भी पड़ोसी आक्रमण झेलने पड़े। हाँ, 18वीं और 19वीं सदी में नेपाल और भूटान से लगातार हमले हुए। भूटान ने 1700 के दशक में पहला हमला किया,
चोग्याल चाकदा नामग्याल के समय तिब्बत की मदद से उन्हें पीछे हटाया गया, लेकिन मोन लुंगखा बजी नाम का इलाका हाथ से निकल गया और हमले हुए। हाँ, भूटान ने 1718 में फिर हमला किया और कुछ और इलाका छीन लिया। उधर लिम्बू या त्सोंग प्रमुखों ने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि 1663 की एक त्रिगुट संधि विफल हो गई थी और लिम्बुवान का क्षेत्र भी सिक्किम के हाथ से चला गया। नेपाल से भी खतरा था? हाँ, नेपाल में गोरखा संघ शक्तिशाली हो रहा था। उन्होंने ग्योरमेद नामग्याल और फुनसोंग नामग्याल द्वितीय के समय हमले किए। 1788 में गोरखाओं ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया और चोग्याल तेंजिंग नामग्याल को तिब्बत भागना पड़ा। फिर क्या हुआ? गोरखाओं ने आगे बढ़कर तिब्बत पर भी हमला कर दिया। तब दलाई लामा ने चीन के चिंग राजवंश से मदद मांगी। चीनी सेना आई और उन्होंने गोरखाओं को हराया। 1793 में चीनी सेना की मदद से छिशफुड नामग्याल वापस सिक्किम के सिंहासन पर बैठे और सिक्किम आजाद हुआ। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां हुई। हाँ, आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद 1816 में सुगौली की संधि हुई, जिससे सिक्किम की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। लेकिन 1835 में कंपनी ने दार्जिलिंग का इलाका सिक्किम से ले लिया और फिर 1861 में तुमलोंग की संधि हुई, जिसके तहत सिक्किम एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। ये संधियां महत्वपूर्ण हैं, सुगौली 1816 और तुमलोंग 1861। ठीक है, अब चलते हैं मणिपुर 13.4 की तरफ। यहाँ का इतिहास तो बहुत पुराना लगता है। हाँ, मणिपुर में निंगथौजा या मंगांग राजवंश का शासन बहुत लंबा चला। कहा जाता है कि नोंगदा लाइरेन पखांगेबा ने 33 सीई में इम्फाल घाटी में इसकी नींव रखी थी। राजधानी कांगला थी। ये राजवंश 1971 तक किसी न किसी रूप में बना रहा, जो शायद भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक है। हाँ, उन्होंने आसपास के इलाकों पर भी विजय प्राप्त की। हाँ, 13वीं सदी तक उन्होंने खुमान राजवंश जैसे पड़ोसियों को जीत लिया था। पामहेबा एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। हाँ, पामहेबा लगभग 1709 से 1747 बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने राज्य का काफी विस्तार किया, बर्मा, त्रिपुरा, कछार तक। उनके पिता चाइरोंगबा ने भी अहोमों के खिलाफ सेंकी टेक्साओं में जीत हासिल की थी। बर्मा म्यांमार से इनका संघर्ष लगातार चलता रहा। हाँ, बर्मा से संघर्ष बहुत पुराना था। 16वीं सदी में बाइनोंग के हमले के बाद मणिपुर को श्रद्धांजलि देनी पड़ी थी। 17वीं सदी के मध्य में खुंजाओबा ने ऊपरी बर्मा पर हमला किया। मतलब ये खींचतान चलती रही। पामहेबा ने तो म्यांमार के काफी अंदर तक आवा तक हमला किया था 1739 में। लेकिन म्यांमार ने बदला लिया। हाँ, म्यांमार के शासक अलोंग पाया ने 1755 और 1758 में हमले किए। इसे पहली तबाही कहा जाता है। बाद में हेनसिन ब्यूनशिन ने भी हमले किए। इन युद्धों में बहुत से मणिपुरी बंदी बनाए गए, शासकों को भागना पड़ा। और फिर उत्तराधिकार का युद्ध भी हुआ। हाँ, 18वीं सदी की शुरुआत में उत्तराधिकार को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया, जिसने मणिपुर को और कमजोर कर दिया। और फिर बर्मा ने कब्जा कर लिया। हाँ, बर्मी शासक बागीदौ ने 1819 में मणिपुर पर हमला किया और 1826 तक उस पर कब्जा बनाए रखा। मणिपुर को बर्मा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस काल को चाही त्रेत खुंटाकपा यानी 7 साल की तबाही कहा जाता है। बहुत से मणिपुरी इस दौरान भागकर असम चले गए। इस तबाही का अंत कैसे हुआ? इसका अंत भी आंग्ल बर्मी युद्ध 1824-26 से हुआ। युद्ध के बाद मणिपुर फिर से आजाद हो गया, हालांकि अब ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने लगा था। चलिए अब त्रिपुरा 1350 की बात करते हैं। यहाँ माणिक्य राजवंश था। हाँ, त्रिपुरा का शाही वृत्तांत है राजमाला, जो 15वीं सदी में लिखा गया। इसके अनुसार माणिक्य राजवंश की स्थापना छेंगठुंगफा या महामाणिक्य ने लगभग 1400 सीई में की थी। वे खुद को महाभारत के चंद्रवंश से जोड़ते थे। इनका शासन काफी लंबा चला। हाँ, राजधानी उदयपुर थी और उन्होंने लगभग 549 वर्षों तक शासन किया। शुरुआत में स्थानीय टिप्रा प्रमुखों का उदय हुआ, जिनका फिर बंगाल सल्तनत से संघर्ष चला। मुगलों ने भी हमला किया। हाँ, 1618 में मुगलों ने हमला करके कब्जा कर लिया, लेकिन वहां कोई महामारी फैल गई तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर क्या हुआ? कल्याण माणिक्य 1626 ने राज्य को फिर से बहाल किया और मुगलों की अधीनता या श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया।
इस पर फिर युद्ध हुआ। 1658 में शाह शुजा, औरंगजेब का भाई, ने उन्हें हरा दिया और उनके बेटे नक्षत्र रॉय को बंदी बना लिया गया। फिर भाइयों में ही संघर्ष हुआ, गोविंद माणिक्य और नक्षत्र। हाँ, ये भ्रातृघाती संघर्ष था। गोविंद माणिक्यों को भागना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने अराकान की मदद से सिंहासन वापस हासिल कर लिया। फिर उन्होंने मुगल सत्ता स्वीकार कर ली और जो भी पेशकश मांगी गई उस पर सहमत हो गए। मतलब मुगलों को नियमित पेशकश मिलती रही। कोशिश तो यही रहती थी। बाद में धर्म माणिक्य द्वितीय 1713 में श्रद्धांजलि देने में असमर्थता जताई तो बंगाल के नवाब ने हमला कर दिया। राज्य में आंतरिक कलह का फायदा उठाकर जगत माणिक्य को गद्दी पर बिठा दिया गया, जो श्रद्धांजलि देने पर सहमत थे। तो मुगलों का उद्देश्य क्या था त्रिपुरा में? उनका मुख्य उद्देश्य नियमित पेशकश, खासकर घोड़े और हाथी, हासिल करना था, न कि सीधे तौर पर शासन चलाना। ब्रिटिश काल में त्रिपुरा एक रियासत बना रहा। ठीक है, अब संक्षेप में मेघालय 13.7 और मिजोरम 13.6 की बात कर लेते हैं। मेघालय में जयंतिया राज्य का जिक्र आता है। इससे पहले वहां कुलीन तंत्र का हिमा था। जयंतिया राज्य की स्थापना 12वीं सदी में का हिमा सुतुंगा प्रमुख ने की थी। राजधानी जयंतियापुर थी, जो अब बांग्लादेश में है। उनके यहाँ पहाड़ों और मैदानों के लिए अलग अलग प्रशासन था। इनका आहोमों से भी संघर्ष था। हाँ, गोभा नाम के एक क्षेत्र को लेकर, जो रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। ये कूटनीतिक आदान प्रदान का बिंदु भी था, जैसा कि जयंतिया बुरानजी में उल्लेख है। कुछ असमिया बुरानजी और ब्रिटिश रिपोर्टें गोभा को जयंतिया का जागीरदार राज्य मानती हैं। और मिजोरम में क्या स्थिति थी? मिजोरम में लगभग 1450 से 1700 के बीच लेंटलांग पर्वत श्रृंखला और तियाऊ नदी के बीच के इलाके में विभिन्न प्रमुखों का शासन था। पहले मिजो प्रमुख का नाम जहमुआ का बताया जाता है, 1580-1600 के आसपास, मिजो किंवदंतियों के अनुसार। फिर मिजो लोग पश्चिम की ओर बढ़े। हाँ, 1700 तक वो तियाऊ नदी के पार पश्चिम की ओर पलायन कर चुके थे। 1740-50 के दशक में सेलेसी नाम का एक बड़ा गांव बसाया गया, जिसमें 7 साइलो प्रमुख थे। पुकावलाहा उनके नेता थे। ये एक रणनीतिक जगह थी। कहा जाता है कि आज के बहुत से मिजो रीति रिवाजों की उत्पत्ति सेलेसी से हुई है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं यूनिट के अंतिम महत्वपूर्ण भाग पर, जनजातीय राजनीति पर हिंदू धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्म का प्रभाव 13.8। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पूर्वोत्तर के जनजातीय समाजों में इस दौर में बड़े बदलाव आए। हिंदूकरण, इस्लामीकरण और बौद्धीकरण की प्रक्रियाएं चली। सिक्किम का उदाहरण तो हमने देखा ही। हाँ, सिक्किम में तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रभाव निर्णायक रहा। नामग्याल राजवंश का उदय, चोग्याल की स्थिति, लामावादी बौद्ध सामाजिक व्यवस्था, ये सब उसी का परिणाम थे। हिंदू धर्म का प्रभाव कहाँ और कैसे पड़ा? कई जनजातीय प्रमुखों ने राजत्व की अवधारणा और हिंदू धर्म को अपनाया। अपनी वैधता बढ़ाने के लिए हिंदू कथाओं का इस्तेमाल किया। जैसे जयंतिया शासकों ने खुद को जयंती देवी या दुर्गा से जोड़ा, जबकि उनकी अपनी उत्पत्ति कथा की ह्यूनॉट्रिप खिंडाई स्कुम की थी। इसी तरह त्रिपुरा के शासकों ने खुद को महाभारत के द्रुह्यू या चंद्रवंश से जोड़ा। असम में तो ब्राह्मणवादी प्रभाव काफी पहले से था। असम में प्राचीन काल से ही, गुप्त साम्राज्य के समय से ही ब्राह्मणवादी प्रभाव दिखता है। शासकों ने उपाधियां धारण की, अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर बसाया गया, जैसे निशानपुर अनुदान का जिक्र मिलता है। और भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव रहा। बिल्कुल। 15वीं-16वीं सदी में श्रीमंत शंकर देव का नव वैष्णव भक्ति आंदोलन असम में बहुत प्रभावशाली रहा। चूतियाओं की भी अपनी किंवदंतियां थीं, जो उन्हें भीष्मक जैसे पौराणिक पात्रों से जोड़ती थीं। असम में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी? ह्वेनसांग जब 7वीं सदी में आए थे तब बौद्ध धर्म मौजूद था, लेकिन इसे उतना राजकीय संरक्षण नहीं मिला जितना ब्राह्मणवाद को मिला। अब इस्लाम के प्रभाव की बात करते हैं। इस्लाम का प्रभाव मुख्य रूप से बंगाल के सुल्तानों और बाद में मुगलों के आक्रमणों के साथ आया। सूफी संत भी आए, कुछ आक्रमणकारियों के साथ, कुछ बाद में मिशनरी के तौर पर। कुछ प्रमुख सूफी संतों के नाम मिलता है सियार अल आरिफीन और इब्न बतूता की रिहला में। एक और महत्वपूर्ण नाम है शाह इस्माइल गाजी का। कहा जाता है कि उन्हें कामरूप के जादू टोने का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था,
लेकिन बाद में सुल्तान ने ही उनकी हत्या करवा दी। इन सूफियों को क्या स्थानीय शासकों का संरक्षण मिला? हाँ, कुछ सूफियों को कोच, कामता और अहोम शासकों से भूमि अनुदान और संरक्षण मिला। वे अक्सर वैष्णव संतों के साथ सहअस्तित्व में रहते थे और आमतौर पर राजनीति से दूर रहते थे। और अंत में मणिपुर का मामला, जहां धार्मिक परिवर्तन बहुत नाटकीय लगता है। हाँ, मणिपुर का स्वदेशी धर्म सनमाहीवाद था और प्रमुख जनजाति मेइती थी। यहाँ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया 18वीं सदी की शुरुआत में तेज हुई और 1898-1930 के बीच अपने चरम पर पहुंची। शासक चारेरुंगबा ने वैष्णव धर्म अपनाया। हाँ, मेदिंगु चारेरुंगबा 1697-1709 ने बनमाली नाम के एक वैष्णव संत के प्रभाव में 1707 में निमांदी वैष्णववाद अपनाया और कृष्ण मंदिर बनवाया। और उनके बेटे पामेबा ने भी धर्म बदला। हाँ, पामेबा ने भी धर्म बदला। पहले उन्होंने निमांदी मत अपनाया, गंगाधर द्वारा दीक्षित, लेकिन फिर लगभग 1717 में शांतिदास गोसाई के प्रभाव में रामानंदी वैष्णववाद अपना लिया, जिसमें राम की पूजा प्रमुख होती है। पामेबा ने महाराजा और गरीब नवाज जैसी उपाधियां भी ली। बिल्कुल, उन्होंने महाराजा की उपाधि ली और एक फारसी नाम गरीब नवाज भी अपनाया। अपने प्रशासन में सेनापति, मंत्री जैसी उपाधियां भी शुरू की। ये सब बदलते हुए राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल को दिखाता है। लेकिन ये धर्मांतरण शांतिपूर्ण नहीं था। नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि काफी जबरदस्ती से किया गया। पुरानी मैती मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट किया गया। पवित्र ग्रंथों, जिन्हें मैती पुयाज कहते हैं, उन्हें जला दिया गया। हिंदू धर्म को राजकीय धर्म बना दिया गया। वर्ण व्यवस्था लागू करने की कोशिश हुई। मैतियों को क्षत्रिय पहचान दी गई और विरोध करने वालों को कठोर दंड दिए गए, यहाँ तक कि मृत्युदंड या निर्वासन। उन्हें मंगबा या अछूत बना दिया गया। इसी दौर में कांगलेपाक का नाम बदलकर मणिपुर रखा गया। प्रोफेसर C.H. मणिहार सिंह ने इस पर काफी लिखा है। शांतिदास ने एक नई उत्पत्ति कथा भी घड़ी। हाँ, शांतिदास गोसाई ने विजय पांचाली नाम का ग्रंथ रचा, जिसमें मैतियों की उत्पत्ति को महाभारत से जोड़ा गया। उन्हें गंधर्व बताया गया, अर्जुन और चित्रांगदा की कहानी से जोड़ा गया और शिव को उनका निर्माता बताया गया। ये सब पुरानी पहचान को मिटाकर नई हिंदू पहचान स्थापित करने की कोशिश थी। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे राजकीय संरक्षण धार्मिक विश्वासों के प्रसार और राजनीतिक वैधता को प्रभावित करता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे धर्म और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कैसे शासक अपनी सत्ता को मजबूत करने और समाज को एकीकृत या बदलने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही वो प्रक्रिया कितनी भी हिंसक क्यों न हो। वाकई ये बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस पूरी लंबी और विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें मुख्य बातें निकालनी हो, की टेकअवेज, तो वो क्या होंगी? हाँ, जरूर। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, पूर्वोत्तर भारत 1300 से 1800 CE के बीच कई छोटे बड़े राज्यों का एक गतिशील क्षेत्र था। इनमें आपस में तो संघर्ष थे ही, बाहरी शक्तियों जैसे बंगाल सल्तनत, मुगल साम्राज्य और बर्मा से भी लगातार इनकी खींचतान चलती रही। ठीक है। दूसरा, अहोम जैसी शक्तियों ने बहुत कुशलता से स्थानीय समूहों और भूमियों को अपने साथ मिलाकर या अधीन करके बड़े और स्थायी राज्य बनाए। इस प्रक्रिया में भूगोल और सैन्य रणनीति जैसे गुरिल्ला युद्ध, नौसेना का विकास और बारूद का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। तीसरा बिंदु क्या होगा? तीसरा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम का इस क्षेत्र में आगमन हुआ और इनका यहाँ की जनजातीय राजनीति, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक वैधता पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। हमने देखा कि कैसे सिक्किम, मणिपुर, जैंतिया, त्रिपुरा जैसे राज्यों में ये बदलाव आए। शासकों ने अक्सर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया और ये धर्मांतरण की प्रक्रिया कभी-कभी, जैसे मणिपुर में, काफी हिंसक भी रही। और अंतिम मुख्य बात? और अंत में बाहरी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव। पहले मुगल साम्राज्य और फिर निर्णायक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र की राजनीति और भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया, जिसका अंत इस क्षेत्र के औपनिवेशिक अधीनता में हुआ। बहुत खूब। ये वाकई एक जटिल और आकर्षक इतिहास है, जिसे समझना न सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी है, बल्कि भारत की विविधता और ऐतिहासिक गहराइयों को जानने के लिए भी अहम है। बिल्कुल, और ये सोचना भी जरूरी है कि इतिहास की ये परतें, ये संघर्ष, ये बदलाव आज भी उस क्षेत्र की राजनीति, समाज और पहचान को
किस तरह से प्रभावित करते होंगे? सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और मनन करने की जरूरत है। तो ये थी यूनिट 13 पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर हमारी विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि इस गहन विश्लेषण ने आपको इस क्षेत्र के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। इस जानकारी को अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस चर्चा को दोबारा सुनें, नोट्स बनाएं, घटनाओं और प्रक्रियाओं के बीच कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करें। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। ये ज्ञान न केवल यूपीएससी में बेहतर अंक लाने में मदद करेगा, बल्कि भारत की विविधता और ऐतिहासिक जटिलताओं की समझ को भी गहरा करेगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार या प्रश्न जरूर साझा करें। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण और यूपीएससी तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद।